बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद आसिफ़ अजीज़ आप सबको अपने यूट्यूब चैनल हमारी उर्दू में खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। प्रैक्टिस सेट 5 का पार्ट 1। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल हमारी उर्दू को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 5 का पार्ट 1। इसका पहला सवाल है इनमें से कौन सी मसनवी मीर तकी मीर की नहीं है। इनमें कौन सी मसनवी मीर तकी मीर की नहीं है। ऑप्शन है दरियाए इश्क, जोश इश्क, हंगामे इश्क, ख्वाबो ख़याल। तो इनमें से कौन सी मसनवी मीर की नहीं है। तो इनमें से जो मसनवी मीर की नहीं है वो है हंगामा इश्क। हंगामा इश्क मीर तकी मीर की नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर इसमें जो ख्वाबो ख़याल है, ख्वाबो ख़याल मीर तकी मीर की भी मसनवी है और एक है मीर असर। मीर असर ये ख्वाजा मीर दर्द के भाई थे, मीर असर। इनकी भी एक मसनवी है ख्वाबो ख़याल के नाम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में आते हैं। सवाल नंबर 2 है बांगे दरा की पहली नज़म कौन सी है। बांगे दरा की पहली नज़म कौन सी है। तरानाए मिल्ली, हिमाला, तरानाए हिंदी या नया शिवाला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाला। हिमाला बांगे दरा की पहली नज़म है। बांगे दरा किसकी किताब है। तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल की किताब है, उनका पहला शेरी मजमुआ है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में आते हैं। सवाल नंबर 3 है अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में, न नूरी है न नारी है। दर्ज बाला शेर किसका है। ऑप्शन ए है जमील मजहरी, बी है शाद अजीम आबादी, सी है फैज़ अहमद फैज़ और डी है इकबाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये शेर जो है अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में आते हैं। सवाल नंबर 4 है इकबाल इंसानियत को फितरत का महबूब तरीन और मुकम्मल तरीन जौहर समझते हैं। इकबाल इंसानियत को फितरत का महबूब तरीन और मुकम्मल तरीन जौहर समझते हैं। ये कौल किसका है। ऑप्शन है आल अहमद सुरूर, बी है मजनू गोरखपुरी, सी है एहतसाम हुसैन और डी है अजीज़ अहमद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आल अहमद सुरूर। आल अहमद सुरूर का मानना है या कहना है कि इकबाल इंसानियत को फितरत का महबूब तरीन और मुकम्मल तरीन जौहर समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 में आते हैं। सवाल नंबर 5 है गालिब ने किस शहर को अपने ख़त में दारुस सुरूर के नाम से याद किया है। ऑप्शन ए है बनारस, लखनऊ, रामपुर, कलकत्ता। तो इसका सही आंसर होगा सी, रामपुर। रामपुर को गालिब ने अपने ख़त में दारुस सुरूर नाम से याद किया है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 में आते हैं। सवाल नंबर 6 है दोनों, यानी गालिब और गोइटे। ठीक है, गोइटे ये जर्मनी का एक बहुत ही मशहूर शायर और फ़लसफ़ी था। ठीक है, तो सवाल है दोनों यानी गालिब और गोइटे
अक़लीम सुखन, अक़लीम सुखन का मतलब होता है, सुखन का मतलब हुआ शायरी और अक़लीम का मतलब होता है ख़ित्ता या एक तरीके से कह लीजिए मुल्क। तो अक़लीम सुखन का मतलब हुआ कि शायरी का मुल्क या शायरी का मुल्क और के शहंशाह हैं। यानी इसमें कहना ये चाह रहा है कि गालिब और गोइटे जो हैं वो अक़लीम सुखन या शायरी, अक़लीम सुखन यानी कि शायरी के मुल्क के बादशाह हैं। तहज़ीब व तमद्दुन, तालीम, तरबियत, फ़ितरत, कोई ज़िंदगी का ऐसा पहलू नहीं जिस पर दोनों का असर ना हो। शायर का दोनों पर ख़ात्मा हो गया, ये ख़याल किस नाकिद का है। यानी इसमें कहना ये चाह रहा है कि गालिब और गोइटे जो हैं शायरी का जो मुल्क है उसके वो बादशाह हैं और शेर जो है या शायरी जो है इन्हीं दोनों पर ख़त्म हो गया। ये कॉल किसका है, ये ख़याल किस नाकिद का है। ऑप्शन है अब्दुल हलीम सरर, बी में है आल अहमद सुरूर, सी में है अब्दुल रहमान बिजनौरी और डी में है मालिक राम। तो इसका सही आंसर है अब्दुल रहमान बिजनौरी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी अब्दुल रहमान बिजनौरी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 में आते हैं। सवाल नंबर 7 है दीवाने गालिब। गालिब की ज़िंदगी में 5वीं बार कब शाये हुआ था। ठीक है, दीवाने गालिब की ज़िंदगी में 5वीं बार कब शाये हुआ था। देखिए यहाँ पे एक सवाल ऐसे भी पूछता है कि दीवाने गालिब की ज़िंदगी में कितनी बार शाये हुआ था, तो वो आंसर हो जाएगा 5 बार। ठीक है, 5 बार। यहाँ सवाल पूछ रहा है कि दीवाने गालिब की ज़िंदगी में 5वीं बार कब शाये हुआ था। तो इसका ऑप्शन है 1863, 1861, 1841, 1847। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1863। यानी दीवाने गालिब की ज़िंदगी में 5वीं दफ़ा 1863 में शाये हुआ था। पहली बार शाये हुआ था 1841 में, पहली बार 1841 में, दूसरी बार 1847 में, 1847 में, तीसरी बार 1861 में, 1861 में, चौथी बार 1862 में, 1862 में और 5वीं बार 1863 में। ठीक है, 5वीं बार 1863 में। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 में आते हैं। सवाल नंबर 8 है दर्जा झेल में से किस माहिर लिसानियात ने दर्जा झेल में से किस माहिर लिसानियात ने किसे हिंद आर्याई ज़ुबानों के अहदे वस्ता और अहदे जदीद को मिलाने वाली कड़ी कहा है। यानी अहदे वस्ता और अहदे जदीद को मिलाने वाली कड़ी कहा है दर्जा झेल में से किसने, माहिर ने लिसानियात ने। यानी जदीद हिंद आर्याई दौर, ये 3 दौर है ना, कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई। तो हम लोग ये जानते हैं कि जदीद हिंद आर्याई के दौर में ही उर्दू की इब्तिदा हुई, उर्दू की पैदाइश मानी जाती है ना। तो यहाँ सवाल ये पूछ रहा है कि जो ये वस्ती हिंद आर्याई है और ये जदीद हिंद आर्याई है, इन दोनों को मिलाने वाली कड़ी कौन सी है। माहिर ने लिसानियात के मुताबिक इन दोनों को, वस्ती हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई, इन दोनों को मिलाने वाली कड़ी कौन सी है। ठीक है, आगे तो ऑप्शन है इसका, ऑप्शन है अपभ्रंश, ए में, बी में है प्राकृतों को, सी में है जदीद जुबानों को और डी में है संस्कृत को। तो हम लोग ये देखते हैं कि जदीद हिंद आर्याई दौर को 3 हिस्सों में बांटा गया है, कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई।
तो वस्ती हिंद आर्याई जो है, वस्ती हिंद आर्याई में प्राकृत का जहूर होता है ना, प्राकृत जबान का जहूर होता है। अब प्राकृत के फिर 3 शक्लें सामने आती हैं, पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत और तीसरी प्राकृत। पहली प्राकृत में पाली जुबान का फ़रोग होता है, दूसरी प्राकृत को अदबी प्राकृत भी कहते हैं, है ना। और इसकी 5 शक्लें सामने आती है, अदबी प्राकृत की 5 शक्लें सामने आती है ना। और आखिर में जो है, आखिर में जो ये शुरू होता है वो है तीसरी प्राकृत। तो वस्ती हिंद आर्याई के आखिर में जो है तीसरी प्राकृत सामने आती है, और इस तीसरी प्राकृत को अपभ्रंशों का दौर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, यानी कि हिंद आर्याई को हिंद आर्याई यानी कि हिंद आर्याई ज़ुबानों के आहदे वस्ती और आहदे जदीद, आहदे वस्ती और आहदे जदीद को मिलाने वाली कड़ी कौन सी है? तो अपभ्रंश है। ठीक है, अपभ्रंश है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आहदे वस्ती और आहदे जदीद को मिलाने वाली कड़ी अपभ्रंश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 में आते हैं। सवाल नंबर 9 है, ए उन फसो आफाक में पैदा तेरे आयात, हक ये है कि जिंदा व पाबंदा तेरी ज़ात। इकबाल की किस नज़म का आगाज़ इस शेर से होता है? ऑप्शन है, एक आरजू लेनिन खुदा के हुजूर में, सी में है नानक और डी में है हुजूर रिसालत माआब में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी नज़म एक आरजू का पहला शेर है, ए उन फसो आफाक में पैदा तेरे आयात, हक ये है कि जिंदा व पाबंदा तेरी ज़ात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 में आते हैं। सवाल नंबर 10 है, शेर फहमी और किताब फहमी में वह एक मुस्तस्ना आदमी थे, कैसा ही मुश्किल मजमून हो वह एक सरसरी नज़र में इसकी तह तक पहुंच जाते थे। ये इबारत किस किताब से लिया गया है? ये इबारत किस किताब से लिया गया है? ऑप्शन ए है सिपारे दिल, बी है यादगार गालिब, सी है यादों की बारात और डी है गुब्बारे खातिर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ये इबारत जो है यादगार गालिब से लिया गया है। और यादगार गालिब किसकी किताब है? हाली की किताब है ना। और इसमें किसकी सवाना है? तो गालिब की सवाना है। तो ये जो इस इबारत में किस आदमी का जिक्र हो रहा है कि वो एक मुस्तस्ना आदमी थे जो शेर फहमी और किताब फहमी में अपना मिसाल नहीं रखते थे, है ना। मुस्तस्ना का मतलब होता है कि उसका कोई तोड़ ना हो, उसकी मिसाल कोई ना हो, कैसा भी मुश्किल मजमून हो वो एक सरसरी नज़र में ही उस मजमून की तह तक पहुंच जाते थे। तो यह किसके बारे में बात हो रही है? तो गालिब के बारे में बात हो रही है। और कौन बात कर रहा है? हाली बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 में आते हैं। सवाल नंबर 11 है, ज़ुहद व रिंदी किसकी नज़म है? ऑप्शन ए है फ़ायज़, शाद अज़ीम आबादी, इकबाल या जमील मजहरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इकबाल की नज़म है ज़ुहद व रिंदी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 में आते हैं। सवाल नंबर 12 है, हर वर्क हर सफ़े में एक शेर शोर अंगेज़ है, अरसा महसर है अरसा मेरे दीवान का।
हर वर्क हर सफ़े में एक शोर शेर अंगेज़ है, अर्श है महशर है अर्श है मेरे मेरे भी दीवान का। ये शेर किसका है? ऑप्शन ए है इकबाल, फैज़, गालिब या मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़, इसका सही आंसर हो जाएगा मीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13 में आते हैं। सवाल नंबर 13 क्या है? गालिब ने कितने मरसिए लिखे हैं? गालिब ने कितने मरसिए लिखे हैं? ऑप्शन है 4, 2, 7, 9। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और गालिब ने 2 मरसिए लिखे हैं, एक अपना बेटा जो गोद लिया था जैनुल आबिदीन आरिफ का, और एक अपनी महबूबा का मरसिया इन्होंने लिखा है उनकी वफ़ात के बाद। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14 में आते हैं। सवाल नंबर 14 है, सवाल नंबर 14 है, गालिब जदीद शोरा की मजलिस में किसका मजमून है? ऑप्शन ए है रशीद अहमद सिद्दीकी, बी में है ख्वाजा हसन नज़ामी, सी में है कन्हैया लाल कपूर और डी में है पतरस बुखारी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्हैया लाल कपूर का मजमून है गालिब जदीद शोरा की मजलिस में। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15 में आते हैं। सवाल नंबर 15 में है दर्जा झेल में एक दावा और एक दलील दी गई है, इन्हें गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। दर्जा झेल में एक दावा और एक दलील दी गई है, इन्हें गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। यानी कि एक दावा है और एक दलील है, हम लोगों को देखना है कि दावा दलील के साथ उसका ताल्लुक है या नहीं है। ठीक है, तो दावा क्या है? दावा है गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। दावा है गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। ठीक है, तो दावा तो ये सही लग रहा है क्योंकि गज़ल को उर्दू शायरी का आबरू कहा जाता है। ठीक है, दलील इसमें क्या दिया जा रहा है? क्योंकि गज़ल उर्दू शायरी के सबसे मकबूल सिन्फ है। ठीक है, गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सिन्फ है, इसीलिए गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। क्या ये सही है? तो ऑप्शन देखते हैं, दावा सही और दलील गलत है। बी में है दावा सही और दावा दलील सही दावा गलत है। सी में है दावा दलील दोनों सही है और डी में है दावा गलत और दलील दावा गलत और दलील दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि दावा सही और दलील भी सही है। दावा दलील दोनों सही है, दावा दलील दोनों सही है। यानी गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये तो दावा है और ये सही भी है क्योंकि गज़ल को उर्दू शायरी का आबरू कहा जाता है, माना जाता है। और दलील इस पे ये दिया जा रहा है कि गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सिन्फ है, इसीलिए गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। तो ये भी सही है क्योंकि उर्दू शायरी में जितना मकबूल गज़ल है उतना कोई भी सिन्फ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दावा सही दलील दावा दलील दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16 में आते हैं। 16 नंबर सवाल क्या है? हाली ने मिर्ज़ा गालिब का मरसिया किस हैयत में लिखा है? ऑप्शन ए है गज़ल की हैयत में, तरजीबंद, मुसद्दस या तरकीब बंद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तरकीब बंद में मिर्ज़ा गालिब का मरसिया हाली ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 में आते हैं। 17 में क्या है? तुम माह शब चार दहम थे मेरे घर के, फिर क्यों न रहा घर का नक्शा कोई दिन और। ऑप्शन है गालिब ने ये शेर किसकी वफ़ात पर कहा है? ऑप्शन है मीर तकी मीर,
बहादुर शाह ज़फ़र, ज़ौक़ या ज़ैनुल आबिदीन आरिफ। तो ये इन्होंने गालिब ने ज़ैनुल आबिदीन आरिफ के वफ़ात पर मर्शिया कहा है और उसी मर्शिया का ये शेर है, तुम माहे सब चार दहम थे मेरे घर के, फिर क्यों न रहा घर का नक्शा कोई दिन और। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, ऑप्शन डी ज़ैनुल आबिदीन आरिफ। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 18 में आते हैं। सवाल नंबर 18 क्या है? सवाल नंबर 18 में है, सवाल नंबर 18 में है नज़म में मुअर्रा उर्दू में कहाँ से आई? नज़म में मुअर्रा उर्दू में कहाँ से आई? ऑप्शन है अरबी, फ़ारसी, तुर्की, अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अंग्रेजी से नज़म में मुअर्रा जो है अंग्रेजी से उर्दू में आई। यानी बेकाफिया नज़म लिखने का जो रिवाज था वो पहले अंग्रेजी में था, उसी को देख करके उर्दू में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, तो नज़म में मुअर्रा की रवायत जो है उर्दू में अंग्रेजी अदब से आई है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19 में आते हैं। सवाल नंबर 19 है, उर्दू शायरी की एक हैत मुअश्शर भी है, इसके हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? ऑप्शन ए है 3, बी में है 13, सी में है 9 और डी में है 10। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 20 में आते हैं। सवाल नंबर 20 में क्या है? सवाल नंबर 20 में है, सवाल नंबर 20 में है, ज़ेल में एक दावा और एक दलील दी गई है। ज़ेल में एक दावा एक दलील दी गई है, इन्हें गौर से पढ़िए और सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो दावा इसमें क्या है? उर्दू एक शीरी ज़बान है। ठीक है, उर्दू एक शीरी ज़ुबान है यानी मीठी ज़ुबान है। दलील इसके लिए क्या दिया गया है? क्योंकि ये हिंदुस्तान की 24 ज़ुबानों में से एक है। तो क्या ये हिंदुस्तान की 24 ज़ुबानों में से एक है, इसीलिए उर्दू एक शीरी ज़ुबान कहलाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। दावा दलील दोनों सही है, दावा गलत और दलील सही है, दावा सही और दलील गलत है, दावा दलील दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि दावा सही है और दलील गलत है। यानी कि उर्दू एक शीरी ज़ुबान इसलिए नहीं कहलाती है क्योंकि ये 24 हिंदुस्तान की 24 ज़ुबानों में से एक है, बल्कि उर्दू शीरी ज़ुबान उसके अल्फाज जो हैं उनके वजह से कहलाती है, जो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, खूबसूरत अल्फाज, इसलिए उर्दू शीरी ज़ुबान कहलाती है, मीठी ज़ुबान कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने अल्फाज़ों की वजह से उर्दू शीरी ज़ुबान कहलाती है। अल्फाज़ों के ज़ख़ीरे जो इनके उर्दू का है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए उर्दू शीरी ज़ुबान कहलाती है, ना कि हिंदुस्तान की 24 ज़ुबानों में से एक है इसलिए। तो इसमें दावा सही और दलील गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 21 में आते हैं। उर्दू का मस्कन दो आबे गंगो जमन किसने करार दिया है? मस्कन का मतलब होता है घर। ठीक है, और दो आबे गंगो जमन से मुराद है गंगा और जमुना के बीच का इलाका। ठीक है, तो उर्दू के बारे में किसने कहा है कि उर्दू गंगा और जमुना के बीच के इलाके की ज़ुबान है या वहाँ उसकी पैदाइश हुई है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मसूद हुसैन खान, बी है महिउद्दीन कादरी ज़ोर, सी है शौकत सब्ज़वारी और डी है महमूद शेरानी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मसूद हुसैन खान का ही मानना था कि उर्दू की पैदाइश जो है दुआबे गंगो जमन में हुई है। ठीक है, इसकी एक किताब है, किताब का नाम है मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू। इसी में इसने कहा है कि उर्दू की पैदाइश दुआबे गंगो जमन में हुई है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 22 में आते हैं। सवाल नंबर 22 क्या है?
मीर की आप बीती का नाम क्या है? मीर की आप बीती का नाम क्या है? यानी मीर ने जो सवाना उमरी लिखी थी अपनी, वो किस नाम से लिखी थी? ऑप्शन ए है मिर्ज़ा मीर, बी है ज़िक्र मीर, सी है निकाते मीर और डी है बयाने मीर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ज़िक्र मीर। ठीक है, ये मीर की आप बीती यानी सवाना उमरी की किताब है। ये किताब जो है मीर तकी मीर ने ये किताब मीर तकी मीर ने 1722 में लिखा था, 1722 में, और ये फ़ारसी ज़ुबान में लिखा था। ये भी पूछता है कि किस ज़ुबान में है, फ़ारसी ज़ुबान में लिखा था। ठीक है, ज़िक्र मीर को मीर ने फ़ारसी ज़ुबान में लिखा था। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और याद रखने वाली बात है कि ज़िक्र मीर को निसार अहमद फ़ारूकी ने उर्दू में ट्रांसलेट किया। और किस नाम से ट्रांसलेट किया? मीर की आप बीती के नाम से। ठीक है, मीर की आप बीती के नाम से निसार अहमद फ़ारूकी ने ज़िक्र मीर को ट्रांसलेट किया। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर मीर की आप बीती का नाम क्या है? ज़िक्र मीर, ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 है जहाने गालिब किसकी किताब है? ऑप्शन है कालिदास, अली सरदार जाफरी, खुर्शीदुल इस्लाम या काजी अब्दुल वदूद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, काजी अब्दुल वदूद की किताब है जहाने गालिब। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 में आते हैं। मीर के कुल कितने दीवान हैं? 6, 8, 7 या 2? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मीर के कुल 7 दीवान हैं, 1 फारसी में और 6 उर्दू में। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 है हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, मुक़द्दस वेद और दीवाने गालिब। ये कौल किसका है? नियाज़ फ़तेहपुरी का, अख्तर उरेनवी का, अब्दुर्रहमान बिजनौरी का या आल अहमद सुरूर का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी अब्दुर्रहमान बिजनौरी का कहना है कि हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरा दीवाने गालिब। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 में आते हैं। सवाल नंबर 26 है किला मोहल्ला किसको कहा जाता है? लाल किला को। ठीक है, किला मोहल्ला में इब्तिदा में ज़ौक़ देहलवी को मिर्ज़ा गालिब से बड़ा शायर तस्लीम किया जाता था। ठीक है, दलील इस पे दिया गया है ज़ौक़ देहलवी ने कसरत से गज़लें कही हैं। तो इसमें देखना हम लोग को देखना क्या है कि दावा और दलील है ना। तो दावा क्या दिया गया है? किला मोहल्ला में इब्तिदा में ज़ौक़ देहलवी को मिर्ज़ा गालिब से बड़ा शायर तस्लीम किया जाता था। तो दावा सही है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि गालिब तब तक में ये बहादुर शाह ज़फ़र का उस्ताद नहीं बना था जब तक ज़ौक़ देहलवी ज़िंदा थे, है ना। तो ज़ौक़ देहलवी के वफ़ात के बाद ही किला मोहल्ला में यानी लाल किले में गालिब की एंट्री होती है। ठीक है, और उससे पहले वहाँ किसकी तूती बोलती थी? तो वो ज़ौक़ देहलवी की। तो दावा सही है। दलील इसके लिए क्या दिया गया कि ज़ौक़ देहलवी ने कसरत से गज़लें कही हैं, इसीलिए किले मोहल्ला में ज़ौक़ देहलवी को गालिब से बड़ा शायर कहा जाता था। ऑप्शन क्या है? दावा सही और दलील भी सही है। दावा गलत और दलील सही है। दावा और दलील दोनों गलत है। दावा सही और दलील गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, दावा सही है और दलील गलत है। ज़ौक़ देहलवी को किला मोहल्ला में या लाल किला में इसलिए गालिब से बड़ा शायर नहीं समझा जाता था क्योंकि ज़ौक़ ने बहुत सारी गज़लें कही हैं, ऐसा नहीं था, बल्कि
गालिब की शायरी को किले मुअल्ला में ज़ौक़ के बाद देखा गया, उसकी काबिलियत को, गालिब की काबिलियत को ज़ौक़ के बाद परखा गया, इसलिए ज़ौक़ को कहा जाता था गालिब से बड़ा शायर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 में आते हैं। सवाल नंबर 27 है, सवाल नंबर 27 है, सवाल नंबर 27। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 में आते हैं। सवाल नंबर 27 है, सर सैयद ने अपनी किताब आईने अकबरी, सर सैयद ने अपनी किताब आईने अकबरी की तकरीज़ लिखने की फरमाइश किससे की थी? सर सैयद ने अपनी किताब आईने अकबरी की तकरीज़ लिखने की फरमाइश किससे की थी? ठीक है, तकरीज़ का मतलब होता है किसी फनपारे की तारीफ़ करना या किसी किताब पे पेश लफ्ज़ लिखना, है ना, पेश लफ्ज़। ठीक है, तो सर सैयद अहमद ख़ान की किताब है आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी दरअसल अबुल फ़ज़ल की जो तारीख़ की किताब है ना, उसी किताब को सर सैयद अहमद ख़ान ने तरतीब 9 दिया था, और इस किताब पे तकरीज़ यानी उसका पेश लफ्ज़ लिखने की फरमाइश जो है सर सैयद अहमद ख़ान ने किससे की थी? तो ऑप्शन है शिबली, इकबाल, गालिब या मीर। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी गालिब से आईने अकबरी की तकरीज़ लिखने की फरमाइश सर सैयद अहमद ख़ान ने की थी, और गालिब ने इसकी तकरीज़ लिखी भी थी, लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान को गालिब का लिखा तकरीज़ पसंद नहीं आया था, और बग़ैर उस तकरीज़ को यानी उस पेश लफ्ज़ को शामिल किए किताब आईने अकबरी की इशाअत सर सैयद अहमद ख़ान ने कर दी थी। ये किताब पब्लिश हुई थी 1895 में, 1895 में। ठीक है, यानी कि गालिब के वफ़ात से 2 साल कबल। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 में आते हैं। सवाल नंबर 28 है, किस शायर ने शायरी को नगीने जड़ने से मुशाबा करार दिया है? किस शायर ने शायरी को नगीने जड़ने से मुशाबा करार दिया है? ए मीर, बी गालिब, सी आतिश और डी इकबाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आतिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29 में आते हैं। सवाल नंबर 29 में है, जेल में एक दावा और एक दलील दी गई है। जेल में एक दावा और एक दलील दी गई है। जेल में एक दावा और एक दलील दी गई है, इसे गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदेही कीजिए। दावा है, अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ कहा जाता है। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ कहा जाता है, तो दावा सही है। दलील, क्योंकि इकबाल ने मशरिकी फ़िक्र फ़लसफ़ा की तर्जुमानी की है। ठीक है, दावा किया जा रहा है अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ कहा जाता है, और उसका दलील है क्योंकि इकबाल ने मशरिकी फ़िक्र व फ़लसफ़ा की तर्जुमानी की है। अब ऑप्शन क्या है? दावा गलत और दलील सही है, दावा सही और दलील भी सही है, दावा गलत और दलील भी गलत है, और डी में है दावा सही और दलील गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पी, यानी दावा सही है और दलील भी सही है, क्योंकि अल्लामा इकबाल की शायरी में मशरिकी फ़लसफ़ा यानी मशरिकी फ़िक्र फ़लसफ़ा की तर्जुमानी मिलती है, इसीलिए अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30 में आते हैं। सवाल नंबर 30 है, जेल में से किस नावल में हिंदुस्तान की तारीख़ के कई हज़ार साल को पेश किया गया है?
झेल में से किस नावल में हिंदुस्तान की तहजीबी तारीख के कई हजार साल को पेश किया गया है? ऑप्शन ए है इमराव जहादा, बी है फायर एरिया, सी है लंदन की एक रात और डी है आग का दरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आग का दरिया। ठीक है, आग का दरिया। ये नॉवेल है कुर्रतुल ऐन हैदर का, कुर्रतुल ऐन हैदर का, कुर्रतुल ऐन हैदर का। फायर एरिया है इलियास अहमद गद्दी का, ये सब भी याद रखिएगा, इलियास अहमद गद्दी का। ठीक है, लंदन की एक रात है, लंदन की एक रात जो नॉवेल है वो है सज्जाद जहीर का, जहीर का। इमराव जहादा है हादी रुस्वा का, मिर्ज़ा हादी रुस्वा का। ठीक है, मिर्ज़ा हादी रुस्वा का। ठीक है, देखो लंदन की एक रात में जो है इसमें एक रात की कहानी है। ये रात सुबह होते ही इसकी कहानी ख़त्म हो जाती है लंदन की एक रात में। ठीक है, कुछ दोस्त जो है, चंद दोस्तों की कहानी है जो एक रात में ही ख़त्म हो जाती है। इमराव जहादा में एक तवाइफ की कहानी है। फायर एरिया में झरिया जो कोलरी है वहाँ की कहानी है। और आग का दरिया, आग का दरिया जो कुर्रतुल ऐन हैदर का सबसे मशहूर नावल है, इसमें हिंदुस्तान के 2500 साल की तहजीब व तमद्दुन को समेटने की कोशिश की गई है इस नावल में। ये नावल जो है गौतम बुद्ध के ज़माने से शुरू होता है और हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के दाखिल होने तक के अहद को इस नावल में समेटा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 31 में आते हैं। सवाल नंबर 31 है, वहदते तासुर किस सिनफ़े नसर की अहम खुसूसियत है? वहदते तासुर किस सिनफ़े नसर की अहम खुसूसियत है? ऑप्शन ए है नावल, बी है अफसाना, सी है ड्रामा और डी है दास्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यानी अफसाना का एक अहम खुसूसियत है वहदते तासुर। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 32 में आते हैं। सवाल नंबर 32 है, मुकद्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू, मुकद्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू के मुसन्निफ़ कौन है? मुकद्दमा तारीख़, सवाल नंबर 32 है, मुकद्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? ऑप्शन ए है सुहेल बुखारी, बी है मसूद हुसैन ख़ान, डी है मसूद हुसैन रिजवी अदीब और डी में है गोपी चंद नारंग। ए में सुहेल बुखारी, बी में मसूद हुसैन ख़ान, सी में मसूद हुसैन रिजवी अदीब और डी में गोपी चंद नारंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुकद्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू मसूद हुसैन ख़ान की किताब है। ये किताब पहली बार 1948 में शाये हुआ था। ठीक है, इसी किताब में मसूद हुसैन ख़ान ने कहा है कि उर्दू की पैदाइश जो है या इब्तिदा जो है वो दिल्ली और नवाहे दिल्ली में हुई है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 33 में आते हैं। सवाल नंबर 33 है, किस शायर के 72 नश्तर मशहूर हैं? किस शायर के 72 नश्तर मशहूर हैं? ऑप्शन ए है गालिब, मीर, इकबाल या फैज़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 34 में आते हैं। सवाल नंबर 34 है, उर्दू के किस नावल में फर्जी जन्नत का तस्वीर पेश किया गया है? उर्दू के किस नावल में फर्जी जन्नत का तस्वूर पेश किया गया है? ऑप्शन ए है आग का दरिया, बी है कई चांद थे सर आसमां, सी है फिरदौसे बरी और डी है इमराव जहादा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरदौसे बरी, फिरदौसे बरी। अब्दुल हलीम शरर का नावल है ये, अब्दुल हलीम शरर का नावल है ये। ठीक है, फिरदौसे बरी इनका सबसे मशहूर नावल है ये।
आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 35 में आते हैं। सवाल नंबर 35 है, सवाल नंबर 35 है, उर्दू में बाज़ाब्ता नज़म निगारी की बुनियाद किस अंजुमन के तहत पड़ी? उर्दू में बाज़ाब्ता नज़म निगारी की बुनियाद किस अंजुमन के तहत पड़ी? ऑप्शन ए अंजुमन हिमायत इस्लाम, बी है अंजुमन तरक्की उर्दू, सी है अंजुमन पंजाब और डी है अंजुमन तरक्की पसंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंजुमन पंजाब लाहौर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36 में आते हैं। मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन है 5, 3, 6, 7। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 5। मगरिबी हिंदी की 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी है? खड़ी बोली है, हरियाणवी है, ब्रिज भाषा है, बुंदेली है और कन्नौजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 37 में आते हैं। सवाल नंबर 37 में आते हैं। सवाल नंबर 37 है, ये दाग दाग उजाला ये शब गुज़ीदा शहर, ये दाग दाग उजाला ये सब गुज़ीदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका वह इंतज़ार था जिसका ये वह शहर तो नहीं। ये शेर किसका है? ये शेर किसका है? इकबाल, फैज़, मीर या हसरत का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ये दाग दाग उजाला ये सब गुज़ीदा शहर, वह इंतज़ार था जिसका ये वह शहर तो नहीं। ये शेर जो है फैज़ अहमद फैज़ का शेर है और उसकी नज़म सुबह आज़ादी से लिया गया है। सुबह आज़ादी से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 38 है। सवाल नंबर 38 है, मरसिया गालिब किसने लिखा है? मरसिया गालिब किसने लिखा है? ऑप्शन ए है शिबली, बी में है शेफ्ता, सी में है हाली और डी में है तिफ्ता। तो इसका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, मरसिया गालिब हाली ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 39 में आते हैं। 39 नंबर सवाल है, इकबाल की नज़म हिमाला किस तरह के जज्बात की तर्जुमान है? इकबाल की नज़म हिमाला किस तरह के जज्बात की तर्जुमान है? मिल्ली जज्बात, मुआशी जज्बात, इस्लामी जज्बात या वतनी जज्बात? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, वतनी जज्बात। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 40 में आते हैं। सवाल नंबर 40 है, इकबाल को सर का खिताब कब मिला था? इकबाल को सर का खिताब कब मिला था? ऑप्शन ए है 1924, बी में 1923, सी में 1925 और डी में है 1922। तो इसका सही आंसर होगा 1922 यानी ऑप्शन बी। 1923 यानी कि ऑप्शन बी। 1923 में अल्लामा इकबाल को अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से सर का खिताब मिला था। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल में आते हैं। 41 नंबर सवाल है, गज़ल की इस्तिलाह नहीं होगा यहाँ, गज़ल की इस्लाह होगा, इसको सुधार लीजिएगा। इस्लाह गज़ल की इस्लाह तमाम असनाफ़े सुखन में सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। गज़ल की इस्लाह तमाम असनाफ़े सुखन में सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। ये ख्याल किसका है? ऑप्शन ए है कलीमुद्दीन अहमद, बी में अज़मतुल्लाह खान, सी में है हाली और डी है शिबली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि हाली। हाली का मानना था कि गज़ल में इस्लाह का होना ज़रूरी है, यानी उसमें इस्लाह की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 42 में आते हैं। सवाल नंबर 42 है, सवाल नंबर
42 है, गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ उड़ा देनी चाहिए। गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ उड़ा देनी चाहिए, ये कॉल किसका है? ऑप्शन ए है हाली, बी है कलीमुद्दीन अहमद, सी है अजमतुल्ला खान और डी है इंसाउल्लाह खान। इंसा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। यानी अजमतुल्ला खान का मानना था कि गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ उड़ा देनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 43 में आते हैं। सवाल नंबर 43 है, माफ़िकुल फ़ित्री अनासिर, माफ़िकुल फ़ित्री अनासिर शायरी के किस सिन्फ में पाई जाती है? माफ़िकुल फ़ित्री अनासिर शायरी के किस सिन्फ में पाई जाती है? ऑप्शन ए है कसीदा, बी है मसनवी, सी है मरसिया और डी है गज़ल। तो इसका सही आंसर होगा मसनवी, ऑप्शन बी, मसनवी में। ठीक है, मसनवी को मंजूम दास्तान भी कहा जाता है। ठीक है, और माफ़िकुल फ़ित्री अनासिर का क्या मतलब हुआ? माफ़िकुल फ़ित्री अनासिर का मतलब ऐसी चीज़ें जो अक़ल को हैरान कर दे, या ऐसी चीज़ें जो अक़ल तस्लीम करने के लिए राज़ी ही ना हो, जैसे कि दास्तानों में होता है और मसनवियों में भी ऐसे किरदार होते हैं। ठीक है, यानी कि देव, जिन, भूत, परी, ये सारा कुछ जो है जो अक़ल को हैरान कर देने वाली किस्से और कहानियाँ होती हैं मसनवी में और दास्तान में, उसे ही माफ़िकुल फ़ित्री अनासिर बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर में आते हैं। 44 नंबर सवाल है, दीवाने गालिब को इल्हामी किताब किसने करार दिया? ऑप्शन रशीद अहमद सिद्दीकी, अब्दुर्रहमान बिजनौरी, मालिक राम या काजी अब्दुल वदूद। तो इसका सही आंसर होगा बी, अब्दुर्रहमान बिजनौरी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 45 में आते हैं। सवाल नंबर 45 है, सवाल नंबर 45 है, उर्दू की दागबेल, दागबेल का मतलब होता है बुनियाद, उर्दू की दागबेल पंजाब में पड़ी, ये ख्याल किसका है? ऑप्शन है मसूद मोहम्मद हुसैन आज़ाद, महमूद शेरानी, नसरुद्दीन हाशमी, मीर अमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा महमूद शेरानी, महमूद शेरानी, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। महमूद शेरानी का मानना था कि उर्दू की जो पैदाइश है वो पंजाब में, उर्दू की बुनियाद जो है वो पंजाब में पड़ी है। इसकी किताब है उर्दू लसानियात, उर्दू लसानियात, उर्दू लसानियात। इस किताब में इन्होंने कहा है कि उर्दू की बुनियाद जो है पंजाब में पड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 46 में आते हैं। सवाल नंबर 46 है, सवाल नंबर 46 है, सवाल नंबर 46 है, उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये ख्याल किसका है? ऑप्शन है मीर अमन, बी है नसीरुद्दीन हाशमी, सी है शौकत सब्जवारी और डी है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये कहा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात में। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 47 में आते हैं। सवाल नंबर 47 है, गज़ल में रदीफ़ ना हो और शेर काफ़िए पर ख़त्म हो जाते हैं, इस गज़ल को क्या कहते हैं? ये सिंपल इस तरीके से ये सवाल को हम लोग कह सकते हैं कि जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो, सिर्फ काफ़िया हो, उस गज़ल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है गैर मुरद्दिफ़, बी है मुरद्दिफ़, सी है सह गज़ला और डी है बैतुल गज़ल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गैर मुरद्दिफ़। ऐसी गज़ल को गैर मुरद्दिफ़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 48 में आते हैं, ऑप्शन नंबर 48 में, सवाल नंबर 48 में आते हैं। सवाल नंबर 48 है, महिउद्दीन कादरी ज़ोर का ताल्लुक़ है शायरी से, फिक्शन से, लसानियात से या किसी से नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, महिउद्दीन कादरी ज़ोर का जो ताल्लुक़ है वो इल्म लसानियात से है या लसानियात के शोबे से है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 49 में आते हैं। प्राकृतों की 5 वाज़े शक्लों में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, प्राकृत की
5 वाजे शक्ल सामने आई थी, है ना। दूसरी प्राकृत में प्राकृतों को प्राकृत की 5 शक्लें शामिल आई थी। तो दर्ज झेल में से कौन एक नहीं है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्री, सोरसिनी, मागधी या सिंधी। तो महाराष्ट्री है, सोरसिनी भी है, महाराष्ट्री प्राकृत, सोरसिनी प्राकृत, मागधी प्राकृत एक है, इर्ध मागधी प्राकृत एक है, पैसाची प्राकृत है ना। 1, 2, 3, 4 और 5। महाराष्ट्री प्राकृत 1 हुआ, सोरसिनी प्राकृत 2 हुआ, मागधी प्राकृत 3 हुआ, इर्द मागधी प्राकृत 4 हुआ और पैसाची प्राकृत 5 हुआ। यानी प्राकृत की 5 शक्लें, ये सब कुछ ये पांचों हैं। तो सिंधी जो है इसमें, इस ऑप्शन में इस सवाल का ऑप्शन सिंधी यानी डी सही होगा। यानी सिंधी प्राकृत की 5 शक्लों में से नहीं है। आगे सवाल नंबर 50 है। सवाल नंबर 50 है, मीर तकी मीर का इंतकाल किस शहर में हुआ था? मीर तकी मीर का इंतकाल किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए है लखनऊ, दिल्ली, अकबराबाद या कलकत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लखनऊ में। मीर का इंतकाल लखनऊ में हुआ था। पैदाइश अकबराबाद में हुआ, दिल्ली में भी वो रहे और दिल्ली से हिजरत करके लखनऊ आए और लखनऊ में ही इनका इंतकाल हुआ। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आज का सबक यहीं ख़त्म करते हैं। हमको इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।